ओके, तो लास्ट क्लास को बात को आज अभी 2 मिनट में रिवाइज कर दूं। अगर डिमांड चेंज होगी, सप्लाई कांस्टेंट, तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। और अगर सप्लाई चेंज होगी, डिमांड कांस्टेंट, तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। चारों डायग्राम कल मैंने पढ़ा दिए थे, एग्जाम में भी बनाने आने चाहिए। पहले कर्व बनेगा, फिर अंदर के पॉइंट प्लॉट होंगे। बच्चे क्या करते हैं, पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं, फिर अब कर्व बनाते हैं, तो हर कुछ बनता है, ऐसा लगता है रंगोली बनाई है। और ऐसी रंगोली को बिल्कुल काट के 0 मार्क्स देने का आदेश होता है एग्जामिनर को, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे। ओके, तो चारों केस हमने डिस्कस किए। आज हमको शुरू करना है विद द टॉपिक सिस्टम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या टॉपिक पढ़ना है बोला आज से? सिस्टम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का ये जो डिमांड और सप्लाई वाला खेल हमने कल खेला, कई कंट्रीज इसको अडॉप्ट करती है। मतलब कई सारी कंट्रीज जैसे कि इंडिया, इनके लिए अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिसाइड करता है कि डॉलर और रुपए की क्या एक्सचेंज रेट होगी। ओके, या पाउंड्स और रुपए की क्या एक्सचेंज रेट होगी, या हमारा दूसरी कोई भी करेंसी विद रेस्पेक्ट टू रुपीस क्या रेट होगी। अगर ये सिस्टम्स मार्केट डिसाइड करे, कौन डिसाइड करे बोलो? मार्केट। अगर ये एक्सचेंज रेट के सिस्टम्स को कौन डिसाइड करे बोलो? मार्केट। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल मतलब रोज एक्सचेंज रेट चेंज हो सकती है। अरे आपको जब मैंने आरबीआई की वेबसाइट पे दिखाया था, तो 1 बजे रोज रेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? डेसिमल्स में ही हो रही है, लेकिन हो रही है। तो ऐसी कंट्रीज जो कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अपनी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको हमारी करेंसी का भाव क्या रखना है विथ रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। ऐसी कंट्रीज आज की तारीख में देखी जाती है चाइना। कौन सी क्या थी? चाइना की जो करेंसी है युआन। क्या करेंसी चाइना की? युआन। वो उसकी रेट रोज चेंज नहीं होती। वहां के जो लीडर हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि क्या रेट होगी। भले ही दुनिया में वैल्यू करेंसी की बढ़े या कम हो, लीडर जो रेट डिसाइड करेगा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल अथॉरिटी, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। 11th क्लास में हमने पढ़ा था, जहां पर क्या बनेगा कैसे बनेगा वो सारा सिस्टम कौन डिसाइड करता है? कंट्री का राजा। तो राजा ही डॉलर और रुपए की एक्सचेंज रेट या उनकी करेंसी विद रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज की रेट राजा साहब डिसाइड करेंगे। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या कहते हैं बोलो? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और फ्लेक्सिबल सिस्टम में क्या होता है? जहां पर दो चीजें काम करेंगी, डिमांड और सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई से अगर रेट रोज की रोज डिसाइड हो रही है, जैसे कि इंडिया, आज भी आप वेबसाइट पे जाके 1 बजे की रेट देखना, चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इज इट क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया? तो सिस्टम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मुख्यतः दो होते हैं, पहला फिक्स और दूसरा फ्लेक्सिबल। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट कौन डिसाइड करता है? कंट्री का सेंट्रल अथॉरिटी। भले ही इंटरनेशनल डॉलर कितना भी बढ़े और कितना भी गिरे, हमें उस एक्सचेंज रेट से कोई मतलब नहीं। हमने तो ये डिसाइड कर रखा है कि एक युवान के लिए इतना पैसा हमको चाहिए। वो आज या 2 महीने बाद या 10 महीने बाद भी वही रेट रहेगी जब तक राजा साहब चाहेंगे। तो ऐसी कंट्रीज, ऐसे सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के फायदे भी है। क्या फायदे? ना इंपोर्टर को कोई नुकसान होगा, ना एक्सपोर्टर को कोई नुकसान होगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन दुनिया की नजरों में आप गिर जाओगे। आज चाइना की दुनिया की नजरों में क्या वैल्यू है आप समझ सकते हो? बिकॉज इनका एक्सचेंज रेट फिक्स है। इनके साथ कोई ट्रेड करना कम चाहता है, वो बात अलग है कि हर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग वही होता है। आईफोन भी अपना जो प्रोडक्ट है उसको वहीं असेंबलिंग वहां पर होती है यूके में, बाकी सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। लेकिन इन कंट्रीज ऐसी एक्सचेंज रेट सिस्टम के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो आज हमको यही पढ़ना है
कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर रुपए डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज की रेट रोज चेंज होती है। क्या होती है बोलो? रोज चेंज होती है, जैसे कि इंडिया। और फिक्स एक्सचेंज रेट वो सिस्टम है जहां पर कंट्री का राजा डिसाइड करेगा, कंट्री का सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि हमको एक्सचेंज रेट क्या रखनी है। इज इट क्लियर? लिखिए सिस्टम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, न्यू टॉपिक। पहले ही बता दूं, कई लोगों को यही डाउट होता है टॉपिक कौन सा चल रहा है। दिस इज अ न्यू टॉपिक, नई हेडिंग लगानी है, सिस्टम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पुट ऑन न्यू हेडिंग, systems of foreign exchange. Systems of foreign exchange. Systems of foreign exchange. Write down new heading. Systems of, please. Systems of foreign exchange के अंदर फर्स्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बताओ, जहां पर फॉरेन करेंसी का भाव विथ रेस्पेक्ट टू अदर करेंसीज क्या रहता है बोलो? सेम। और कौन डिसाइड करता है? कंट्री का राजा। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये मुख्यतः कहां पर देखा पाया और जाता है? चाइना में। कहां पर बोलो? चाइना। कोई डाउट? लिखो, इट रेफर्स टू, it refers to that system it refers to that system of exchange in which ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जिसमें द एक्सचेंज रेट is fixed by the exchange rate is fixed by the government. The exchange rate is fixed by the government. और बताओ, ऐसे मार्केट में डिमांड सप्लाई का कोई रोल है क्या? क्या यहाँ पे डिमांड सप्लाई के ग्राफ बनेंगे? क्या डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम होगी? नहीं। सो दैट इज not affected by demand or supply. That is not affected by demand or supply. Example, China has fixed exchange rate system.
आपको पता है इंडिया में भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था जब हम आजाद हुए थे 1947 में। तब $1 की वैल्यू थी 3 या 4 रुपए। कितनी? 3/4 रुपीस। जब हम आजाद हुए थे 1947 में से लेकर के 1991 तक डॉलर की वैल्यू 3, 4, 5 रुपए के आसपास थी। लेकिन जब दुनिया को पता पड़ा कि हमारी कंट्री के पास, और हमें खुद भी पता पड़ा कि 3 वीक के इंपोर्ट जितने भी डॉलर नहीं है, तब आपको याद हो तो हमने जब वीडियो भी देखी थी 1991 के रिफॉर्म्स की, उसमें रुपये को शार्प गिराया गया था बाय 30%। कितना परसेंट गिराया था? 30%। और फिर धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का जब समय आया तो आज की तारीख में हम पूरे शिफ्ट हो चुके हैं टू फ्लेक्सिबल सिस्टम। लेकिन चाइना अपनी अकड़ नहीं छोड़ता। ये जब से बना तब से फिक्स्ड रेट सिस्टम पर चल रहा है। किस पे चल रहा है? फिक्स्ड रेट सिस्टम, जहां पर युआन की रेट विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज फिक्स है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, चाइना के लोगों को, ना तो हेजिंग की जरूरत है और ना ही आर्बिट्रेज। दो पर्पस पढ़ाए थे फॉरवर्ड मार्केट के, हेजिंग आपके रिस्क को कम करना और आर्बिट्रेज मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम का फायदा उठाना। लेकिन यहाँ चाइना में दोनों का ही स्कोप इन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो युवान में ना कोई हेजिंग की जरूरत है और ना ही कोई आर्बिट्रेज की जरूरत है। तो ये इसके फायदे भी है, नुकसान भी है सिस्टम के। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फायदे क्या है। सबसे पहला, यहाँ पर सट्टे का कोई स्कोप नहीं है। स्पेकुलेशन, आज की तारीख में स्पेकुलेशन ना सिर्फ शेयर्स में, डिवेंचर्स में होता है, जबकि फॉरेन करेंसीज में भी होता है। जहां डॉलर सस्ता मिल रहा है खरीदो, इंडिया लाके बेच दो। इज इट क्लियर? तो युवान में कोई भी व्यक्ति स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। यहां पर कोई हेजिंग की जरूरत नहीं है, कोई आर्बिट्रेज की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, चाइना का सबसे बड़ा बिजनेस अब होने का रीजन ये है कि उनकी एक्सचेंज रेट फिक्स है। इसीलिए कोई भी कंट्री को एक फिक्स अमाउंट, कोई भी कंपनी जिसको चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करनी है या कोई भी इंडस्ट्री जिसको चाइना में एस्टेब्लिश होना, उनको फिक्स पैसा ही देना है। इसीलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाइना में ज्यादा प्रमोट होता है। शुरू से आप लोगों ने 10th क्लास से सुना हो अगर कि चाइना के मार्केट्स बहुत अच्छे हैं। चाइना के मार्केट अच्छे इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि आप लोगों को फिक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही करने की जरूरत है। वेयर एज अगर इंडिया में हम डॉलर की बात करें तो आज की रेट कल ही चेंज हो जाएगी। तो इन्वेस्टर के लाखों करोड़ों रुपए प्लस भी हो जाते हैं, माइनस भी हो जाते हैं। इसलिए इंडिया जैसी कंट्री में मोदी जी को घूमना पड़ता है हर देश में कि आओ हमारे साथ बिजनेस करो। वहीं चाइना के प्रेसिडेंट को कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अगर आपको लाना है तो आप फिक्स को अपना सकते हो। जैसे कि चाइना, हर कंट्री का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इसलिए आता है क्योंकि लोगों को इन्वेस्ट कितना करना है वो तो पता है। वो 10 दिन बाद करे या 20 दिन बाद, सेम इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या है बोलो? क्या है? सेम। और इससे मार्केट भी स्टेबल रहते हैं। मार्केट भी क्या रहते हैं? इतना ज्यादा डिप्रेशन और रिसेशन चाइना में देखने को नहीं मिलता। ये कुछ इसके फायदे फायदे समझ में आए। कुछ नुकसान बड़े हैं। पहला, अगर अपनी अकड़ चाइना नहीं छोड़े तो हो सकता है इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज उसको ट्रेड से ही बाहर कर दे। जैसे कि अमेरिका लगभग कर चुका है, रशिया कर चुका है। अगर हम, आप अब इसको हम पर लेकर के देखो, अगर इंडिया भी फिक्स पर ही टिका रहता, हम 1991 तक भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ते, तो देश दिवालिया हो जाता। बताई थी आपको उस समय की कंडीशन। इसीलिए इनके लीडर्स को एक भय तो जरूर रहता है, एक डर जरूर रहता है कि हमको हो सकता है हमारी करेंसी को डिवैल्यू करना पड़े। क्या करना पड़े? डिवैल्यू, जो कि इंडिया ने किया था 30% डिवैल्यूएशन। इज इट क्लियर? मतलब डॉलर एकदम 30% बढ़ गया और हमारा रुपये 30% डायरेक्ट गिर गया। 30% सदियां लग जाती है बढ़ने और गिरने में, और हमने, गवर्नमेंट ने एक साथ 30% गिरा दिया क्योंकि जरूरी था। राइट? तो ऐसी कंट्रीज को डिवैल्यूएशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो? डिवैल्यूएशन। दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपनी 100% कैपेसिटी को यूज शायद ना कर पाओ।
क्यों? क्योंकि आप अपनी अकड़ में बैठे हो, ना आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ना आपके यहाँ पर रिसर्च हो रहा है, ना फॉरेन कंट्रीज आकर के पैसा लगा रही है। इज इट क्लियर? चाइना को छोड़ दो, दूसरी कंट्रीज देखो फिक्स। ठीक है, तो यहां पर अभी लिखा रहा हूं ना, अभी शांति लिखा रहा हूं। हर बार में पीछे पीछे बोलना जरूरी है? यहाँ आ जा, नहीं आ जा तू फिर। हाँ, तो हर सिस्टम के अपने फायदे हैं और अपने क्या है बोलो, नुकसान। लिखो पहले, मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज। मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज सिस्टम। रेड ऑन। फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट्स लिखने विदाउट एक्सप्लेनेशन। इट प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन। It prevents merits. It prevents speculation. डायरेक्ट पॉइंट है, कान खुले रखोगे तो समझ में आएगा, बोलते रहोगे तो कैसे आएगा समझ में? प्रोमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टर को भी पता है कि उसको कितने पैसे लगाने हैं, वो भले ही 1 महीने बाद लगाए या 6 महीने बाद, उसको लगाने फिक्स पैसे ही है, तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। एंड थर्ड, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। मार्केट में क्या रहेगी बोलो, स्टेबिलिटी। It promotes stability in foreign trade and capital movement. It promotes stability in foreign trade and capital movement. Flexibility in foreign trade and capital movement. बोलो, मेरिट 7 में है, इनको एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल सिस्टम 3-3 नंबर में पूछते हैं, तो या तो मेरिट्स मीनिंग या डीमेरिट्स और मीनिंग पूछे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? हेजिंग और आर्बिट्रेज नहीं होगा तो सट्टा नहीं हो पाएगा। रेट अगर चेंज रहेगी तो ना फ्यूचर में खरीदने का कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। डीमेरिट्स, फिक्स एक्सचेंज के डीमेरिट्स। पहला, कंट्री को हो सकता है क्या करना पड़े, अभी आपको समझाया था इंडिया के एग्जांपल में, डीवैल्यूएशन। क्या करना पड़े बोलो, डीवैल्यूएशन मतलब खुद की करेंसी को शार्प 20-30% गिराना विद रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, जो कि इंडिया में हुआ था इन द ईयर 1991। सो देयर कैन बी शार्प डिवैल्यूएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो लिखिए, फियर ऑफ devaluation may prevail. Fear of devaluation may prevail. दूसरा, ये कंट्रीज अपनी एक्सचेंज रेट को फिक्स करके रखी है, तो यहाँ पर हो सकता है रिसोर्सेज पूरी तरह यूज भी हो रहे हो या हो सकता है ना भी हो रहे हो, क्योंकि अगर मार्केट के हिसाब से चलते तो कहीं पर तो इक्विलिब्रियम में आते, डिमांड और सप्लाई कहीं तो इक्विलिब्रियम में होता,
तो यहाँ पर ऐसी कंट्रीज में आइदर डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई और सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड, मतलब कंट्री इनस्टेबल चल रही है। तो यहाँ पर कंट्री में ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का और अंडर यूटिलाइजेशन दोनों पॉसिबल है, क्योंकि ये अपनी अकड़ में चल रहे हैं, ये मार्केट के साथ तो चल नहीं रहे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर तो जो मालिक ने रेट डिसाइड करी, कंट्री के प्रेसिडेंट ने, वही रेट चलती है। अब वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं वो पता लगाने वाला वो खुद, उसको खुद को भी नहीं पता। हाँ जी, नहीं होगा, कम ही होगा, राइट, लॉस भी होंगे, बिल्कुल लॉस होंगे। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। फियर ऑफ डिवैल्यूएशन में प्रिवेल, फियर ऑफ डिवैल्यूएशन में प्रिवेल। हाँ, आपका क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन इतना नहीं होगा इन कंट्री में, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये स्टेबिलिटी हमने ऊपर लिखा ना पॉइंट, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड, तो स्टेबल कब होता है, जब भाव ज्यादा बढ़े या घटे नहीं। और कोई डाउट? आपका डाउट कौन कौन सी कंट्रीज और हैं, तो सऊदी अरेबिया, चाइना, बहामास, हांगकांग, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है। हाँ बिल्कुल। कौन? इंडिया वापस मुश्किल है, क्योंकि हमने फॉरेन डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इतना उठा लिया है कि वो लोग अब ऐसा करने देंगे नहीं, लाइबिलिटी ज्यादा है हमारा, फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट पढ़ा था ना 11th क्लास, है ना, वापस से पढ़ेंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? फियर ऑफ डिवैल्यूएशन में प्रिवेल। सेकंड पॉइंट, ये कंट्रीज ने जो एक्सचेंज डिसाइड किए वो या तो रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रही होगी खुद से ज्यादा, या अंडर यूटिलाइज चल रहा होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कहीं भी नहीं आएगा। एंड थर्ड थिंग, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत सीरियस स्टेप होता है, कि कभी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट में अगर आपने फिक्स्ड सिस्टम को फॉलो किया है, किसको फॉलो किया है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो किया है, तो आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 100% रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। किसका रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है? 100% रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। 100% रिजर्व क्या होता है? वैसे अभी मनी एंड बैंकिंग आपको पढ़ना बाकी है, तो हर कंट्री को ना नोट छापने के लिए एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है। क्या मेंटेन करना पड़ता है? एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो ऐसी कंट्री जो फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रही है, इनको 100% फॉरेन सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ताकि ये उसको कभी भी बेच करके डॉलर की सप्लाई या युआन की सप्लाई को रिस्टोर कर सके मार्केट में। तो वो भी एक बहुत सीरियस स्टेप है। अगर आप भारत में पूछोगे तो भारत में ये रिजर्व 200 करोड़ का है। कितने का है? 200 करोड़ का है। इसमें 115 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज है, तो 200 का 115 इज लेस देन 100%। और 85 करोड़ की करेंसी होती है, गोल्ड। क्या होता है बोलो? गोल्ड। तो अगर फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करते हो ना, तो इनको पूरा 100% रिजर्व में फॉरेन सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है बोलो? फॉरेन सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? लिखिए डीमेरिट्स में सेकंड पॉइंट, इट मे लीड टू पॉसिबिलिटी ऑफ, इट मे लीड टू possibility of overutilization or under utilization of resources. It may lead to underutilization or overutilization of resources. Sanvi, stand up. Second table, Vikram, shift. Kritarth also stand up. Your will be permanent seat. Yes. Merits समझ में आए? Demerits clear? यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर आप फिक्स एक्सचेंज रेट पर काम करोगे तो आपकी कंट्री में अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन दोनों हो सकता है। किसका?
रिसोर्सेस का। ओवर यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन किसका होता है बोलो? रिसोर्सेस का। और ऐसी कंट्रीज को 100% फॉरेन सिक्योरिटीज अपने रिजर्व में रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप तो अकड़ में बैठे हो, आप तो अकड़ के बैठे हो ना अपनी एक्सचेंज रेट को फिक्स करके। तो कभी भी हो सकता है कि एक्सचेंज रेट की डिमांड ज्यादा हो जाए। मार्केट डिमांड तो ज्यादा हो ही सकती है, भले रेट भले ही कुछ भी हो, लेकिन कभी तो डिमांड ज्यादा और कभी तो सप्लाई इनइक्वल तो वैसे ही खड़ी है। अरे भाई ये कंट्री इक्विलिब्रियम में थोड़ी है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है मतलब कभी तो डिमांड ज्यादा होगी और कभी तो सप्लाई। तो उस डिमांड और सप्लाई को कंट्री को उस कंट्री के फॉरेन रिजर्व में से मीट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल तो है नहीं आपके पास। भाई भारत के पास भी 1991 में सिचुएशन तो यही थी कि 3 वीक जितने इंपोर्ट भी नहीं थे, और सरकार के पास भी नहीं थे डॉलर कि वो खुद के डॉलर्स को सेल करके मार्केट में उस डिमांड को क्रिएट कर सके। तो इसके लिए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि कंट्रीज को 100% रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे। क्या मेंटेन करने पड़ेंगे बोलो? 100% फॉरेन रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे। हाल फिलहाल में अगर भारत की बात करें तो 200 करोड़ में से सिर्फ 115 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज है, बाकी 85 करोड़ का लगभग गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। गोल्ड को गिरवी रख के फॉरेन एक्सचेंज मिलता है ना, लेकिन इन कंट्रीज को गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सारा क्या मेंटेन करना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्लियर? ये आप मनी एंड बैंकिंग में जब मल्टीप्लायर पढ़ोगे तो आपको फिर से लिंक होगा वहां पे टॉपिक। अभी हो सकता है 80-90% ही समझ आए, 100% मनी एंड बैंकिंग पढ़ने के बाद क्लियर होगी ये चीज। बोलो कोई डाउट? तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड डिमेरिट, द गवर्नमेंट has to maintain 100% in its reserve of foreign currency. The government has to maintain 100% of its reserves in foreign currency. ये यहां पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है पूरा खत्म। कल हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जहां डिमांड और सप्लाई काम करेंगे और मार्केट में जो रेट डिसाइड होगी इक्विलिब्रियम रेट वो होगी। इज इट क्लियर? इसको आराम से पढ़ लेना, इतना चैप्टर याद करना। कमिंग सैटरडे को फॉरेन एक्सचेंज का टेस्ट है। ये जो सैटरडे आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज का टेस्ट है सबका पूरा। अब एक ही टॉपिक तो बचा है, कल खत्म कर दूंगा। दैट्स इट। हाँ, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? थैंक यू।